एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर है 1.2 एक्सरसाइज का जो कि रियल नंबर चैप्टर का है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत समझने वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में हर समय पूछते रहता है। ये तो प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, आखिर इसको कैसे प्रूव किया जाता है वो देखिए। तो बहुत अच्छी स्टेप बताने वाला हूँ और इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है इसको प्रूव करने का। क्लियर है? तो चलिए देखिएगा कि इसको सबसे पहले आप गिवन नंबर जो है रूट 5 जो है रूट 5 बोला है कि बताइए कि ये इरेशनल है, इसको प्रूव करना है। सबसे पहले आप गिवन नंबर को क्या बोलो कि हमें नहीं पता है ये इरेशनल है, सबसे पहले इसको रेशनल के बराबर मान लो। क्या मान लो? रेशनल के बराबर मान लो। तो आप बोलोगे लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो आपको पता है कि रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होता है जहां पर q 0 के बराबर नहीं होता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है वो देखिएगा कि आपको बोलना है कि ये a अपॉन b के फॉर्म में है या फिर p अपॉन q के फॉर्म में बोल सकते हो। आप बोलोगे ये a अपॉन b के फॉर्म में है जहां पर a और b जो है वो कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। आइएगा, घबराइएगा नहीं, पूरा बताऊंगा। क्या है? को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। और जहां पर b जो है वो 0 के बराबर नहीं है, b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो अब देखिएगा यहाँ पे कि को प्राइम नंबर होता क्या है वो समझना है। तो को प्राइम नंबर वैसे नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है। ये नंबर हमेशा पेयर में चलते हैं, जैसे कि 3 और 5, क्लियर है? 7 और 11। जैसे आप अगर 3 का प्राइम फैक्टर निकालो तो आप बोलोगे 3 का प्राइम फैक्टर निकाले तो 3 बनता 3 होता है। फिर 5 का निकाले तो बोलोगे 5 बनता 5 होता है। इसका मतलब कि 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 और 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आया है? तो आप बोलोगे कॉमन फैक्टर 1 है। क्लियर? तो ये को प्राइम नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 आ जाए दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। अब आइए क्वेश्चन की ओर। देखिए बोला है कि सबसे पहले आपको गिवन नंबर को रेशनल नंबर के फॉर्म में मान लेना है, जो कि रेशनल नंबर का फॉर्म होता है a अपॉन b। ठीक है? अब देखो तो आप क्या बोलोगे कि रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। क्लियर? रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि आपने देखे हो कि रूट को हटाते कैसे हैं। तो एक तो स्क्वायर मेथड से है और एक रेशनलाइजेशन मेथड है। तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन मेथड तो लगेगा नहीं क्योंकि रूट जो है वो डिनोमिनेटर में ना होके न्यूमरेटर में है, इसीलिए रेशनलाइजेशन ना लगेगा। और क्या लगेगा यहाँ पे? तो बोलोगे स्क्वायरिंग मेथड। तो आप बोलोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के पीछे रीजन क्या है? तो बोलोगे हमको रूट हटाना है सर, इसीलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। तो कर दीजिए, 5 का रूट 5 का स्क्वायर कर देना है और a अपॉन b का स्क्वायर कर देना है, जो कि आपका रिजल्ट क्या आएगा? तो आप बोलोगे कि रिजल्ट आया रूट 5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 आएगा और a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर हो जाएगा। अब समझने वाली बात है यहाँ पर कि आप बचपन में 7th 8th क्लास में पढ़े हो क्या? लीनियर इक्वेशन पढ़े हो, जिसमें आपने एक कंसेप्ट पढ़े हो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अब देखो कि इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका मल्टीप्लाई 1 से, इसका मल्टीप्लाई 5 से है ना। तो आप बोल सकते हो कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इतना क्लियर है? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब मैं अगर बोलूं तो ये आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 5। कोई दिक्कत है? अब मैंने ऐसा क्यों किया वो देखिए। इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है ना। अगर आप a स्क्वायर अपॉन में 5 लिख रहे हो तो इसका मतलब आप बोल सकते हो, आपके पास वैसे थ्योरम भी है, थ्योरम नंबर 1.3 बोलता है कि इफ p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय m then p is also divided by m। p is also divided by m। मतलब कि अगर किसी का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका विदाउट स्क्वायर पे डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि देखो कि 5 का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? 5 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। इतना सा था बस। ठीक है? ये थ्योरम बस इतना ही बोलता है। अब इसका सेंस ये समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि here a square is divided by 5 बोल सकते हैं। a square is divided by 5 so
a is also divided by 5। क्लियर हुआ? अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो बाय थ्योरम नंबर 1.3 इसके थ्रू a भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखना जरा कि आप इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, और ये हो गया आपका 2। ठीक है, ये 2 हो गया, थ्योरी 2 हो गया। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे करना है, देखिए कि जब a 5 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या है कि अगर 5 की जगह पर कोई भी इंटीजर रहेगा, मतलब मान लीजिए कि 5 अगर किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा, उस इंटीजर का नाम ले लीजिए m। ठीक है, वेयर यहाँ पे लिख देना वेयर m इज एनी इंटीजर, वेयर m इज इंटीजर। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि अगर 5 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो a उससे डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि a is also divided by 5, so a is equals to 5। देखिए a अब मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, तो 5 से तो डिवाइड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज कि आप बोलोगे कि ये वाला जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाले हैं a is equals to 5 है, इसको पुट कर दीजिए कहाँ, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। आप बोल दो कि सब्स्टिट्यूटिंग a is equals to 5m in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है? ये है ना, ये इक्वेशन 1 है। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इक्वेशन है। तो a की वैल्यू कितनी है? 5m। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप क्या बोलोगे कि a की वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी? 5m। तो 5m का भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक 5m का भी स्क्वायर हो जाएगा। इतना मिटा देते हैं, ध्यान से देखना है ना। अब आप बोलोगे कि 5b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m का स्क्वायर हो गया। अब देखो कि 5b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m का स्क्वायर, का मतलब क्या हो जाएगा? 25m स्क्वायर। क्लियर है? 25m स्क्वायर। अब देखिए कि 5 से 25 5 बार में चला गया। अब यहाँ से फिर से एक चीज आ गया कि आप बोलोगे ये 5 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, तो आप बोलोगे b स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ पर फिर से एक चीज आ गया कि अगर b स्क्वायर जो है, b स्क्वायर इफ b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, देन b इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है? बाय थ्योरम नंबर 1.3 अगर b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो b भी 5 से डिवाइड होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना पूरा? अब देखिए कि अब आप बोल सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, थ्योरी नंबर 3 है ना। अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड होगा। अब मुझे ये बताइए कि आप ये बोल सकते हो, सीधा यहाँ पे ये बोल दो कि बाय 2 and 3, जो आपने इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 बनाए थे और 3 बनाए थे, इसका जो कॉमन फैक्टर है बाय इक्वेशन 2 और 3, द कॉमन फैक्टर इज 5। बट जो को प्राइम नंबर होते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि को प्राइम नंबर हमने शुरू में इसको माने थे। हमने बोले थे ना कि इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में ले लेते हैं जहां पर a और t को प्राइम नंबर है। तो आप बोलोगे कि को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो तो 5 आ गया। इसीलिए ये रेशनल नंबर तो नहीं हो सकता। अगर कॉमन फैक्टर 5 आ गया, हमने को प्राइम माने थे, तो ये रेशनल नंबर तो हो नहीं सकता है। तो अगर रेशनल नंबर नहीं है बट here the common factor is 5 हो गया, और आप बोलोगे कि that is why this is not rational number, so it is irrational number। so आप बोलोगे so root 5 is irrational number। hence proved हो गया। बस इतना सुधार करना आपको, ठीक है? अच्छे से देख लो, पूरा समझ लो। क्लियर है? यहाँ पे हो गया, सबसे पहले आपने जो भी गिवन रहेगा उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में मान लो। ठीक है, रेशनल नंबर का फॉर्म या फॉर्म बी के फॉर्म में हो गया। फिर उसके बाद आप क्या बोलोगे कि हमने उसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। सबसे पहले रूट 5 को स्क्वायर कर दिए और दोनों तरफ हमने क्या बोले कि a स्क्वायर अपॉन में 5 हो गया। इसका मतलब अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो a भी 5 से डिवाइड होगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने बोल दिए कि अगर हम मान लेते हैं कि a 5m हो गया, फिर दोनों का स्क्वायर कर दिए
यहाँ पे देखिए फिर हमने इसको पुट कर दिए इस वाले इक्वेशन में, और फिर आप बोलोगे कि बाय इक्वेशन 2 और 3 हमने क्या प्रूफ कर दिया कि इसका कॉमन फैक्टर 5 आ गया है, इसीलिए रेशनल तो हो नहीं सकता है, दैट इज व्हाई दिस इज इररेशनल नंबर। क्लियर है? इतना पूरा समझ में आया? ये आपका एक क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से इसको समझने का इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता है, और यही एक मेथड है इसको करने का। क्लियर है? तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।